जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदीप स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज बात करेंगे हम बिहार इलेक्शन के जो नतीजे रहे, काफ़ी इंटरेस्टिंग नतीजे सामने आए। जब बीजेपी की बात करें या फिर पूरे एनडीए की बात करें, बहुत धमाकेदार नतीजे देखने के लिए मिले। और साथ ही साथ अगर एएमआईएम की बात करते हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, परफॉर्मेंस बिहार में बहुत अच्छी रही, कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया। इस सब से लेकर कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं लगातार। अगर हम एएमआईएम की बात करते हैं, परफॉर्मेंस अलग-अलग राज्यों में बेहतर होती जा रही है। एटलीस्ट कांग्रेस से तो बेहतर ही होती जा रही है। तो ये सवाल है कि क्या इन रिवायती जो सेक्युलर पार्टियाँ रही हैं, जिन्होंने मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, क्या मुसलमान और दलित का समर्थन, खास तौर से मुसलमानों का समर्थन ओवैसी की तरफ बढ़ता जाएगा? और जो ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, वो एक नेशनल पार्टी के रूप में उभरती जाएगी? क्योंकि ओवैसी को जिस तरह से हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा था कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए आपको 24/7 अपने टोज पर रहना होता है। तो ये और जो उनकी तैयारी है और जो कैंपेनिंग है, वो आगे कंटिन्यू करने की बात कर रहे हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे कि आखिर ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और ओवैसी का क्या भविष्य नजर आता है एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में? क्या बड़ा चैलेंज सेक्युलर पार्टियों के लिए बनकर उभरने वाले हैं? इस बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी। उमेश जी, बिहार के जो चुनावी नतीजे रहे, उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जो परफॉर्मेंस रही, काफ़ी अच्छी रही। कांग्रेस से बेहतर रही, ओवैसी ने काफ़ी अच्छी सीटें निकाल दी। क्या ये दर्शाता है कि आने वाले समय में जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, इन सेक्युलर पार्टियों को रिप्लेस करके मुसलमानों को एकजुट कर पाएगी पूरे ही देश भर में और उनकी लीडर के रूप में आगे बढ़ेगी? देखिए, बिहार के अंदर जो परिणाम आए आश्चर्यजनक थे, अप्रत्याशित थे। हुँ। और एआईएमआईएम ने एक तरह से साबित कर दिया है कि वो मुसलमानों के रियल इश्यूज को एक तरह से सही तरीके से रख सकते हैं। इसके लिए जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड मतलब मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पर वही, उनको मुस्लिम के रियल इश्यूज तो नहीं रख लिए, लेकिन जो मुसलमान जो चाहते हैं वो हो, जैसे वो सोचते हैं उस तरह से उनको उनको मतलब ले जा रहे हैं अपने पीछे। जैसा मुसलमान सोचता है, ऐसा नहीं जो मुसलमानों के लिए बेहतर है उनके रियल इश्यूज। वो ट्रिपल तलाक के विरोध में रहते हैं, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में रहते हैं, वो हर उस रिफॉर्म के विरोध में रहते हैं जो मुसलमानों के लिए होना चाहिए, जो उनके लिए सही है। लेकिन जो मुसलमान चाहते हैं, जो एक ट्रेंड होता है, उसी को लेकर वो वैसे आगे बढ़ रहे हैं। जी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि वहां पर उन्होंने 5 सीट जीती है, कांग्रेस को 4 सीट आई है। तो कहीं न कहीं ये देखिए कि एआईएमआईएम जो है, पहले महागठबंधन का पार्ट बनना चाहता था और उनको उन्होंने 6 सीट की माँग की थी। पर कांग्रेस और आरजेडी ने दोनों ने बोल दिया कि ये हैदराबाद से आए हैं और इनका जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है इज सिमिलर टू बीजेपी। इसके लिए इन्होंने इनको अलग कर दिया। अब कल जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आए हैं, 43 मुस्लिम डोमिनेटेड मुस्लिम जो कॉन्सेंट्रेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसीज है बिहार के अंदर, 53 में से 40 सीट्स पे एनडीए जीता है। और वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है टू आरजेडी एंड कांग्रेस। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, आरजेडी और कांग्रेस अभी पॉलिटिकल हवा जो बदल रही है उसको एक तरह से समझ नहीं पा रहे हैं। वहां पर लीडरशिप ट्रांजिशन हो चुका है। जैसे आरजेडी के अंदर लालू प्रसाद यादव थे, पर लालू प्रसाद यादव को जमीनी होती थी, जो 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 चेंजेस होते थे उसको वो भांप लेते थे और उसी के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेते थे। बट आरजेडी हो या आरजेडी के अंदर तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, एक तरह से उन दोनों ने ये एक तरह से जो चेंजेस है, जो मूड होता है पब्लिक का, वो चेंज हो रहा है, तो समझ नहीं पाए कि बिहार के अंदर बहुत एक स्लोगन आया था कि अब्दुल इस बार दरी नहीं बचाएगा। तो ये सब जो स्लोगन्स है, कहीं न कहीं वहाँ पर जो मुस्लिम आबादी है, उनको समझ में आ गया है कि एक तरह से ये जो सेक्युलर पार्टीज़ है, इन्होंने इनका इस्तेमाल किया है। बेशक सबसे जिसके अंदर आरजेडी और समाजवादी पार्टी है, दोनों ने 40 साल तक मुसलमानों को एक तरह से वोट बैंक जैसा यूज़ किया। कहीं भी उनके जो
इकोनॉमिक स्टेटस है उसमें कोई एक तरह से डिफरेंस नहीं आया। अब वैसी वही बात कर रहे हैं कि हम इकोनॉमिक स्टेटस जो है इन सबका अपलिफ्ट करने की बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं मुसलमान का आज जो मुसलमान है इंडिया में, वो चाहता है कि उनकी खुद की पार्टी बने। अभी वैसी जो है बेसिकली अगर उनका देखा जाए तो 100 साल का उनके पास जनरेशनल एक मल्टी जनरेशनल उनके पास एक्सपीरियंस है। उनकी जो उनके पिताजी हैं, उनके दादाजी हैं, वो सब बैरिस्टर रह चुके हैं और ये खुद एक बैरिस्टर है। और एक और एक चीज़ है, इनकी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस भी चलती है और वो सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारे नोबल कॉजेस को। बट एक और एक चीज़ है, ओवैसी ने एक तरह से अपनी इमेज भी चेंज करने की कोशिश की है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उन्होंने पाकिस्तान को जम के क्रिटिसाइज़ किया, जबकि हमारी जो सेक्युलर पार्टीज़ है, कांग्रेस हो या दूसरी पार्टीज़ है, उस केंद्र सरकार से प्रूफ माँगते जा रहे थे। तो ये एक डिफरेंस नज़र आया है। सेकंड एक और एक चीज़ है कि आप ये देख लीजिए कि ये लोग एक तरह से मुसलमानों की जो इश्यूज़ है, जो इनका जो मन का जो है, हाँप रहे हैं। इसी के लिए आप देखिए इन्होंने बिहार के अंदर एक तरह से अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाया। लास्ट टाइम भी इनको 5 एमएलएस मिले थे, तो 4 एमएलएस आरजेडी में शामिल हो गए थे। वापस ये 5 एमएलए जीत के आए। तो कहीं न कहीं उन्होंने अपना जो जनाधार है बना के रखा है और आरजेडी को नुकसान भी पहुँचाया है, मुसलमानों के वोट्स को डिवाइड करके। तब उन्होंने बोला है कि मैं अगले साल बंगाल के अंदर भी कैंपेन करूँगा, उसके बाद यूपी के अंदर भी कैंपेन करूँगा। बेसिकली एआईएमआईएम इज़ कॉन्संट्रेटिंग इन यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल, केरला, गुजरात, कर्नाटका और असम। ये कुछ स्टेट्स है, जहाँ पर कॉन्संट्रेट कर रहे हैं और वहाँ से वो अपना एक तरह से बेस बढ़ा रहे हैं। बहुत लोग बोलेंगे कि ये एक तरह से बंगाल में चलेंगे नहीं क्योंकि बंगाली लैंग्वेज है और सब कुछ है। पर मेरा ये मानना है कि बंगाल के अंदर भी इंटेंट मैटर करता है। अगर ही इज़ एबल टू कम्युनिकेट थिंग्स इन अ राइट मैनर, तो बहुत बड़ी एक तरह से वहाँ पर भी ममता दीदी को वो चुनौती दे सकते हैं। और अभी इन्होंने यूपी के अंदर जो भीम पार्टी है, शायद स्वामी प्रसाद मौर्य एक 2-3 जो घटक है, उन सब से फ्रिंज जो है उनके साथ भी उन्होंने ये अलायंस कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए अपना जनाधार बेस बढ़ाने के लिए ये धीरे-धीरे एक तरह से बेबी स्टेप्स ले रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर सेक्युलर पार्टीज़ जैसे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, इन सब का अगर जो जनाधार है धीरे-धीरे क सिमटता रहता है, तो इंडिया के अंदर जो मुसलमान हैं, जो ट्रेडिशनली जो बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, वो अल्टरनेटिव तलाश करेंगे। और उस समय एआईएमआईएम जो है एक तरह से एक क्रेडिबल फेस बन के उभरेगा। और मेरा ये मानना है कि 2034 में ये शायद 50 सीट भी जीत सकते हैं, पार्लियामेंट्री सीट्स। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी बन सकते हैं। वी विल सी अ कंसोलिडेशन ऑफ मुस्लिम वोट्स बिहाइंड एआईएमआईएम एंड राइज ऑफ अ पैन इस्लामिक इंडियन पार्टी। और ये एक तरह से लग रहा है मुझे, क्योंकि जो हमारी सेक्युलर पार्टीज़ है, जो मुस्लिम अपीसमेंट करती है, कहीं न कहीं मुसलमानों का उनके प्रति मोहभंग होने वाला है। और ये एक तरह से दिखाई दे रहा है। बिहार इलेक्शन में आरजेडी का सफाया हो चुका है, 25 सीटों तक सिमट गई है। और अखिलेश ने भी एक तरह से उनको भी कल जो सुनने में आया है, उन्होंने भी डायरेक्ट एक तरह से वो भी घबरा चुके हैं। क्योंकि बिहार के अंदर जो मुसलमान और यादव का वोट शेयर है, दैट इज़ 30% और यूपी के अंदर ये फिगर है 25%। तो ये एक तरह से लोग बोलते थे कि आरजेडी और एसपी को एक तरह से 30% से उनकी गिनती चालू होती है। अब एक तो के जो वोटिंग होती थी, वहाँ पर दरार हो चुकी है। एक और एक चीज़ है, बीजेपी ने भी मोहन यादव को उतारा है और एक तरह से यादव कम्युनिटी में दे आर ट्राइंग टू क्रिएट मल्टीपल लीडर्स। जो बेस्टियन यादव का था, जो लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने बना के रखा है, उसमें एक तीसरा पावर सेंटर भी क्रिएट कर रहे हैं। तो यादव कम्युनिटी में भी एक तरह से वहाँ पर भी बीजेपी का एंट्री हो चुकी है और मुसलमान महिलाओं ने भी इस बार बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो कहीं न कहीं आप ये देखिए कि जो मोहभंग है एमवाई का, हो चुका है आरजेडी के साथ और आगे एसपी के साथ भी होने की एक तरह से कड़ी संभावना है। और इसी के कारण मुझे लग रहा है कि भारत के अंदर राइज ऑफ ओवैसी एंड अ पैन इस्लामिक इंडियन पार्टी बाय 2034 टाइम लगेगा, बट
एक सोची समझी स्ट्रेटेजी के हिसाब से ओवैसी अपना नेशनल फुटप्रिंट बढ़ा रहे हैं। ये तो है कि जिस तरह से हम देखते हैं कि जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, उनके जो कदम हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और जो मुसलमान हैं उनको उनके मुताबिक जो वो सुनना चाहते हैं, जिस तरह से वो दिखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें वो उसके मुताबिक कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो रिवायती सेक्युलर पार्टियाँ रहीं, उससे कहीं न कहीं उसको उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं क्योंकि ये भी सबसे अहम बात रही कि क्योंकि मुसलमानों को ये लगता है कि उनकी पार्टी नहीं है, मुसलमानों का कोई लीडर नहीं है, तो एक उस जो भावना है उसको भी वो फुलफिल करते हैं कि अरे मुसलमानों का लीडर ओवैसी है। मुसलमान पे जब भी कोई उँगली उठती है, फ़ौरन ओवैसी जी मैदान में उठ खड़े होते हैं। कोई भी बात हो, चाहे फ़िलिस्तीन की बात हो, वो पार्लियामेंट में जाके जय फ़िलिस्तीन कह देते हैं, जो मुसलमान सुनना करना चाहते हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन नज़र आते हैं कि जो वो चाहते हैं वो करते हैं। बिल्कुल एकदम जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको पता होता है कि जनता को क्या दिख सुनना है, क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से वो रील बना के डाल देते हैं। बिल्कुल वैसा ही करते हैं। लेकिन ये भी है कि मुसलमान को ये भी समझ में आता है कि जो सेक्युलरवादी पार्टियाँ रहीं, उन्होंने सिर्फ़ मुसलमान से छोटे-मोटे काम करवाएँ, कभी उनको वोट बैंक से आगे कुछ भी नहीं समझा। और देश को आज़ाद हुए 80 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी मुसलमान वोट बैंक है, ना उनका कोई लीडर है, ना उनकी कोई पार्टी है। तो कहीं न कहीं इस भावना का फ़ायदा ओवैसी को मिलता नज़र आ रहा है और वो कितने बड़े राष्ट्र एक पार्टी के रूप में क्या उभर पाएँगे? क्या इन सभी जो राजकीय जो दल हैं क्षेत्रीय दल, उनको क्या वो रिप्लेस करेंगे, ये बड़ा सवाल है। और क्योंकि क्या देश में हम कोई राजनीतिक स्वरूप बदलते हुए देखेंगे आने वाले समय में? देखिए अंबर जी, सबसे पहली बात है कि महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ है, उसमें भी ओवैसी को 1 सीट मिली थी और 5 सीट में वो सेकंड आए थे। ये डेटा बता रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। और कहीं न कहीं जैसे मैंने बता रहा है कि वो अपना प्रेज़ेंस धीरे-धीरे बढ़ा रहे हैं और वहाँ पर भी एक तरह से आप कंटेस्ट करोगे और जैसे आपने बताया कि उनको मालूम है मुसलमान क्या सुनना चाहते हैं, पल्स रीडिंग वो कर लेते हैं और उसी के हिसाब से वो अपना जनाधार बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये सब असम्पशन्स हैं कि ये धीरे-धीरे अपना जनाधार ये कुछ स्टेट्स में बढ़ाएँगे और इसके कारण 2034 तक जब एक तरह से ये मेरा मानना है कि सेक्युलर पार्टीज़ का डिक्लाइन होगा और मुसलमानों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, तब ओवैसी वहाँ पर एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव बन के उभरेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी ने भी ट्राई किया था ये सब करने का पैन इंडिया रीच, पर कहीं न कहीं वो सफल नहीं हो पाए थे। तो अब जो है मुसलमानों को भी लगेगा कि हमें भी अपनी एक पार्टी की ज़रूरत है और ये बात ओवैसी खुद बोल रहे हैं। तो आप ये देखिए कि एक तरह से ही इज़ ट्राइंग टू एनकैश द डिसकंटेंटमेंट अमंग द मुस्लिम्स अगेंस्ट द सेक्युलर पार्टीज़ ऑफ इंडिया। तो वो उसको फुलफिल करेंगे, वेट कर रहे हैं। और देखिए इनके पास वेट करने की एक तरह से इनका बहुत लंबा गेम प्लान है। और ये एक तरह से एक और एक चीज़ देखिए, जनरेशनल इनके पास एक तरह से लेगेसी है, पॉलिटिकल लेगेसी है, ये चैरिटेबल काम भी करते हैं। तो कहीं न कहीं ये हैदराबाद बेस्ड ज़रूर है, पर ये अपना नेशनल फुटप्रिंट बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे महाराष्ट्र में किया है, वैसे इन्होंने अभी बिहार में भी धीरे-धीरे ये कंटेस्ट कर रहे हैं और आगे जाके इन्होंने बोल दिया है कि हम बंगाल में भी कंटेस्ट करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में भी कंटेस्ट करेंगे। तो वहाँ पर भी वो ये इश्यूज़ उठाने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये आप देखेंगे कि आगे जाके ओवैसी का जो दमखम है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि जो मैंने जैसे बताया था मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव, दोनों एक तरह से ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ थे। जबकि उनके जो बेटे हैं तेजस्वी और अखिलेश, कहीं न कहीं मुझे नहीं लगता कि उनको पॉलिटिकल समझ है। एक तरह से वो नौसिखिए हैं। तो इसी उमेश के जी, कारण अखिलेश तो फिर भी गनीमत है, तेजस्वी तो बिल्कुल ही एकदम देखिए, एक और एक चीज़ बता देता हूँ, अखिलेश को भी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में इसके लिए जीत मिली थी कि उनके अंकल जो राम गोपाल यादव है, उन्होंने सीट सिलेक्शन में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये सबसे बड़ी बात होती है सीट सिलेक्शन। सेकंड होती है अगर आप अलायंस में हो, तो आपको गठबंधन के बीच में कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। ये सब काम जो मिनी माइक्रो मैनेजमेंट होता है, वो इम्पोर्टेंट होता है इलेक्शन विक्ट्री के लिए। ये सब चीज़ों के लिए आपको
यू हैव टू गेट ऑन द रोड, आपको एक तरह से छलांग लगानी पड़ती है। और इसके अंदर जो हसल एंड बसल है, ये एंटाइटल लीडर्स लाइक अखिलेश और तेजस्वी नहीं कर सकते। राहुल गांधी के जैसे इनको भी पैराट्रूप करके इनको बैठाया जाता है। मीडिया जो इनके चाटुकार रहते हैं, इनको एक तरह से बता देते हैं कि हम आपकी ताजपोशी होने वाली है 18 नवंबर को। एक तरह से इनको प्रोजेक्शन किया जा सकता है। और जब रिजल्ट्स आता है तो आपने देख लिया कि कैसे उनका सुपड़ा साफ हो जाता है। वही हुआ है आरजेडी के साथ, और आगे भी अखिलेश के साथ भी वही होने वाला है, क्योंकि अखिलेश भी लेकिन वही इल्जाम राजनीति तो कर रहा है। उमेश जी ईवीएम मशीन पे जाता है, सब कुछ ईवीएम मशीन में पहले से सेटिंग हो गई, सब कुछ पहले से सेट था, बीजेपी तो जीतनी ही थी। देखिए, ये इलेक्शन वोटिंग मशीन के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं छोड़िए इंडिया में, छोड़िए अगर अमेरिका में भी इलेक्शन करवा ले तो अमेरिकन सीआईए भी इसके अंदर गड़बड़ी नहीं ढूंढ सकता। तो जो भी ये बात कर रहा है वो एक तरह से अनजान है, या वो बेवकूफ बना रहा है। इनको अपनी एक तरह से अपनी जो कमी है छुपाने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर तोहमत लगा रहे हैं। अमर जी, सीधी बात है कि आप ये देखिए कि इतनी बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बुला लिया है कि आप आंखें देख लीजिए, किसको जरूरत है, कौन करवाता है आजकल आज की डेट में। आप अगर कोई बोल दो ये सिस्टम चल रहा नहीं है तो कौन सा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आके बोलता है आप चेक कर लो? आप बोलिए। कल अगर हम बोल देते हैं कि ये पुलिस डिपार्टमेंट बरोबर नहीं है, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट अपने सारे रिकॉर्ड्स आपके सामने रख देता है? हम पूछ सकते हैं, पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बार बार टेस्ट करवाया है और कोई भी नहीं पकड़ पाया है। तो ये सब फालतू बेतुकी बातें हैं, ये सब बोलने के लिए एक अलग ही है। जितने भी जो बोल रहे हैं ना, उनके अंदर अक्ल नहीं है, और अगर उनको बोलने के लिए कुछ चाहिए इसके लिए बोलते जा रहे हैं। बोलने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। जब ये लोग तेलंगाना में जीतते हैं, कर्नाटका में जीतते हैं, हिमाचल में जीतते हैं, तब वोटिंग मशीन ठीक कैसे हो गई? ऐसा है तो इनको बोलिए पहले रिजाइन करिए तीनों गवर्नमेंट को, और राहुल गांधी को बोलिए कि 99 सीट्स पे जीते थे वहां पे भी रिजाइन करें। उमेश जी, तब ये मान मांग मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ कि राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए जित सभी उससे, और तब वो जाकर के मांग उठाए तो मैं मानूंगी कि भाई मतलब क्या बात है, मतलब एकदम उन्होंने एकदम ऑनेस्ट मांग उठाई हुई है। सारी सीटों पर बैठे हुए हैं, सरकार भी बनाकर बैठे हुए हैं, विपक्ष के नेता भी बन के बैठे हुए हैं, और फिर आप ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, वोट चोरी है। अब वोट चोरी हुई आपको लगता है जेन्यून है तो आप रिजाइन कीजिए सारे अपने सांसदों से, और हर जितने भी प्रदेशों में आपकी सरकार है आप रिजाइन करके बैठिए, तब माना जाएगा कि हाँ आप जेन्युइनली इस बात पे विश्वास रखते हैं। हम आपको आपको अपने पद का मजा भी उठाना है, जनता को और देश को बेवकूफ भी बनाना है, जनता को भ्रम में डालकर कहीं ना कहीं देश में ऐसा माहौल और ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि लोगों का विश्वास उठ जाए इस प्रोसेस से। जो जनता का विश्वास है, जनता का भरोसा जिस तरफ जा रहा है उस पे ही लोगों को एकदम शक और शुबा होना शुरू हो जाए, कह रहे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब लगातार एक कहते हैं ना कि आप लगातार लगातार एक झूठ बोले जाएंगे तो लोगों को वो सच लगने लगता है। अंबर जी, एक और एक चीज है, ओवैसी ने एक और एक क्लियर कट बोल दिया है, जो पॉलिटिक्स है वो 24/7 जॉब है। आपको जी, हमेशा उन्होंने इसके बोला अंदर, कि वी हैव टू बी ऑन योर टोज 24/7। और आप 50 दिन के लिए बाहर चले जाते हो, गायब हो जाते हो, फिर आ जाते हो, रैली करते हो, और ये सब काम नहीं चलता है। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने बोला है, ये जो जितने भी शहजादे हैं, इनको पॉलिटिकली इनके पास कोई जमीनी जो हकीकत है, इनसे इनका कोई ताल्लुकात ही नहीं है, इनका कोई बात ये है कोऑर्डिनेशन ही ना कि इनसे। इनके जो पिता रहे, चाहे मुलायम सिंह यादव रहे या फिर हम लालू प्रसाद यादव की बात करें, ग्राउंड से उठकर सेल्फ मेड नेता रहे। वो बात अलग है कि उन्होंने जो भी जिस तरह की भी राजनीति जैसे भी की हो, लेकिन मेहनत से उठकर खड़े होकर अपना वजूद बनाया। तो जो सेल्फ मेड होता है उसको एक एक चीज का, लोगों का, अच्छी बुरी चीज का कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा अंदाजा होता है। जो लोग जिन्होंने कभी जमीनी हकीकत ही नहीं देखा हो, आम लोगों की परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं उसको कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो, तो आप उनसे कहाँ आप ऐसे प्रदेशों की राजनीति जैसे कि बिहार है जहां पर गरीबी और बहुत ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, वहां के लोगों का दर्द ये लोग कैसे समझ पाएंगे? या फिर उत्तर प्रदेश और बिहार से खैर बहुत बेहतर है, बट स्टिल पूरे देश में आम लोगों की समस्याएं तो एक जैसी ही है, बिहार में थोड़ा सा समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। देख, एक ही अपवाद है वंशवाद का।
वो है तेलुगु देशम पार्टी के जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू, उनके जो बेटे हैं लोकेश नारा, देख लीजिए वो कैसे आंध्र प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स लाने के लिए काम कर रहे हैं। वहां पर जो कोई भी अगर बोल देता है मुझे इंडस्ट्री लगानी है, तो वो उनको अपॉइंटमेंट देते हैं, पर्सनली मिलते हैं। तो हमें एक तरह से पॉलिटिकल लेगेसी के अंदर दोनों चीज होते हैं, एक तो अच्छे एप्पल भी होते हैं पर खराब एप्पल भी होते नहीं, हैं। ऐसा जरूरी पर नहीं है, बट सी डिपेंड करता है कि आपने बच्चों को किस तरह से आपने ग्रो किया है, उनको किस तरह की सीख दी है। ये और होता है ये ना भी कि आप देखिए किस कि तरह से ग्रूम कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। बस इसकी के लिए इसके लिए मैंने बोला है कि ओवैसी के अंदर भी वो एक तरह से खूबी है, उनके पास भी एक जनरेशनल लेगेसी है। उनको मालूम है कि क्या करना है जनता के। देखिए जो भी उनका कॉन्सेंट्रेटेड वोट बैंक है, उनकी वो सेवा भी करते हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन भी चलाते हैं, और कहीं ना कहीं वो एक्टिविज्म भी करते हैं। देखिए पॉलिटिक्स में उनको करना पड़ता है। तो ये एक तरह से मैं ये बोल रहा हूँ कि भारत के अंदर जो एंटाइटल डायनेस्टिक पार्टीज है, जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन लोगों का सफाया होने वाला है। और बाकी जो पार्टीज है अगर वो भाजपा के साथ नहीं आती है तो ऐसे ही सफाया हो जाएगा। और बीजेपी की जो इलेक्शन मशीनरी है वो 24/7 चलती रहती है। और ये देखिए कल इमीडिएटली जैसे ही बिहार का इलेक्शन जीता, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो दिशा है और दशा भी दिखा दी है, तो दिया कि गंगा बिहार से बंगाल जाती है। तो इसको बोलते हैं कि आप जो विक्ट्री मोमेंटम है उसको कैसे बरकरार रखें। तो 24/7 जॉब है। ये सब काम ये एंटाइटल्ड शहजादे हैं, ये नहीं कर सकते। राहुल गांधी को कहीं ना कहीं आप देखिए इतना परेशान करके रखा है कांग्रेस पार्टी में कि 50 दिन के लिए वो छुपने चले जाते हैं। सोचिए कितना परेशान करके रखा है उनको। और उसी हिसाब से तेजस्वी यादव को एक तरह से बैकलॉग है कि उनके फादर जो लालू प्रसाद यादव जी का है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे जो जंगल राज चलता था, उसका बैगेज उनको सहना पड़ रहा है। अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये बीजेपी को रोके। और मेरा ये भी मानना है कि आगे जाके इसी के ऊपर ओवैसी कैपिटलाइज करेंगे। बिल्कुल, ओवैसी ओवैसी काफ़ी होशियार नेता हैं और मौके पे चौका मारना जानते हैं बहुत अच्छे से। एक मैच्योर पॉलिटिशियन है, तो वो ज़रूर इन सारी चीज़ों का वो फ़ायदा उठाते हुए आए हैं और आगे भी मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा उठाएँगे। और एएमआईएम को जिस तरह से वो एक राष्ट्रीय और बड़ी पार्टी बनाने के डगर पर चल रहे हैं, देखते हैं कि क्या वो सक्सेसफुल हो पाते हैं। उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।